ठीक है, पानी फेंक देना। We love you, ma'am. I love you too. Good morning, good afternoon, good evening, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सबोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। हैप्पी धनतेरस एवरीवन। ईश्वर करे आपके जीवन में धन के साथ साथ बेटा और भी बहुत सारी चीजों की आपको प्राप्ति हो, अच्छी बुद्धि, अच्छे कार्य करने की बेटा बुद्धि आपको प्राप्त हो और जीवन में आपके शांति बनी रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है। एक शांत मन बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस बनाता है। तो ईश्वर करे आपका मन शांत रहे और आप बहुत अच्छे डिसीजंस अपने लाइफ में बना पाओ, इसी आशा के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, नो नजर मैम, नो नजर, थू 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 थू, नो नजर। मैं एक्चुअली खा रही थी अनार, तो अनार में खा नहीं पाई बेटा, मेरे सारे अनार रखे हुए। अब मैं क्लास के बीच में अनार नहीं खा सकती ना बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई, मैं थोड़ा लेट हो गई बेटा अनार खाने में। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ में बेटा शुरू करते हैं लेक्चर। अच्छा, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कल दिए थे। कल क्वेश्चंस ट्राई किए थे, एक बारी बेटा करे क्वेश्चंस ट्राई। सेम टू यू मैम। बेटा मेरे को तो जरूर, मेरे लिए तो यही विश मांगी है आप कि मेरे जीवन में शांति बनी रही है बेटा, मेरी जीवन में शांति बनी रहे। आई वॉन्ट पीस। ठीक है, खा लो मैम। नहीं यार अभी खा नहीं सकते ना। अरे सही तो है चैप्टर का नाम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन कर लो, कोई नहीं। टॉपिक गलत है बेटा, टॉपिक ये हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड, और टॉपिक आज हम एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं टेस्टिस। मैंने गलती से ओवरी दे दिया था, बट आज हम बेटा टेस्टिस पढ़ने वाले हैं, ओवरी टेस्टिस के बाद पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलो एक बार आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोक्राइनिन। ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमैटोट्रोफिन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का नाम होता है सोमैटोक्राइनिन। Somatostatin inhibit the release of growth hormone from pituitary. True. Somatostatin is the name of growth hormone inhibiting hormone. जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज ट्रू। फर्स्ट इज फॉल्स बेटा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अपने अपने बेटा मार्क कर लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। यस, TSH स्टिमुलेट करेगा बेटा। ACTH stimulate the synthesis and secretion of steroid hormones called as glucocorticoid from adrenal medulla. ACTH stimulate करता है synthesis and secretion of steroid hormones. अच्छा ये वाला, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास था नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं होगा, ये मैंने डिलीट कर दिया था। ये आज हम करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें नहीं दिया था, क्वेश्चन नॉट गिवन, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है ना, ये स्टेरॉइड हार्मोन वाला पार्ट ये था नहीं तुम्हारे पास, ये तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं है, फिर तुम सॉल्व कैसे कर रहे हो? पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट एक्चुअल में फॉल्स है, बट ये फॉल्स क्यों है ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ये मैंने दिया नहीं है तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फेलियर ऑफ सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोफिन फ्रॉम एन अर्ली एज कॉज ड्वार्फिज्म इन पेशेंट। सोमैटोट्रोफिन यानी ग्रोथ हार्मोन, अगर बेटा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ना हो अर्ली स्टेज से ही, यानी कि प्यूबर्टी से पहले, तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन स्टिमुलेट द बॉडी ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ बोन्स। बिल्कुल सही बात है, इसी कारण से बेटा, अरे मैंने ये फॉल्स में क्या कर रही हूं, मैं ये क्या कर रही हूं बेटा, मैंने ये फॉल्स क्यों लिखा है, क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे चैट्स जो इतनी तेजी से चल रहे हैं ना, फिर मैं पीछे का सोच रही हूँ वो क्वेश्चन दिया था या नहीं दिया था। अरे भाई
अगर सोमैटोट्रोफिन अर्ली एज से नहीं होगा तो ड्वार्फिज्म होगा। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, मैंने फॉल्स क्यों लिखा था ये? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर अर्ली एज से सोमैटोट्रोफिन नहीं होगी तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि बिकॉज सोमैटोट्रोफिन स्टिमुलेट करता है बोन ग्रोथ को, इलोंगेशन ऑफ बोन्स को। यही रीजन तो है बेटा कि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वो रिलीज नहीं होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन और ट्रू रीजन। पता नहीं क्या सोच रही थी मैं, रीजन पता नहीं क्या सोच रही थी मैं, पागल हो गई थी मैं। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शांति बनाए रखने वाला जो मैंने बोला था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, मेलेटोनिन इन्फ्लुएंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी। कल ही पढ़ा था, इन सारी चीजों को वो अफेक्ट करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी। एब्सोल्युटली करेक्ट, डायर्नल रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह एक्ट करता है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कहां दिया है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हार्मोन कैल्सिटोनिन हैज एंटागोनिस्ट इफेक्ट टू दैट ऑफ पैराथॉर्मोन। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट। बोथ दी हार्मोन हैव एंटागोनिस्ट इफेक्ट। बेटा बिल्कुल सही बात है, अपोजिट इफेक्ट होता है, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल वाइल पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए तो आप एंटागोनिस्ट बोलते हैं। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, पैराथॉर्मोन ज्यादा करता है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 6th, इंसुलिन मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। यस, इंसुलिन दोनों पर काम करता है, हेपेटोसाइट्स पे भी काम कर सकता है, एडिपोसाइट्स पे भी काम कर सकता है। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन द टारगेट सेल। फॉल्स। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन को तोड़ना। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। इंसुलिन कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज नहीं करती बेटा, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करती है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लूकागॉन कराता है, इंसुलिन नहीं कराता। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, बस इतने क्वेश्चंस दिए थे, सारे लोगों ने बेटा कर लिए। ये एक बारी कल की क्लास का रिवीजन करा दूं, कल जो पढ़ा था, और फिर बेटा एड्रिनल ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। कल आप लोगों को लास्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया लगा था, जो हमने बेटा डायबिटीज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हालांकि उसकी जो यूजेज है वो बाद में आएगी, पानी यार, उसकी यूजेज जो है बेटा वो बाद में आएगी, बट आई एम श्योर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट जान के बहुत मजा आएगा। क्योंकि फैमिलीज में कई बार क्या होता है, एज के साथ तो डायबिटीज होती ही होती है, लेकिन यंग एज में भी कई बार डायबिटीज हो जाती है ना। तो ये पता होना वॉज वेरी नाइस। ठीक है, मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस भी है, लेकिन अब वो क्वेश्चंस बेटा हम क्या करेंगे, अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चंस अगली क्लास में भी हमें करने हैं, ठीक है ना। तो अगली क्लास में भी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप पहले सुनिए हमने क्या पढ़ा था। एक तो हमने कैल्शियम होम्योस्टेसिस पढ़ा था, वो मैं रिवाइज नहीं करा रही हूँ, वो हमारे लास्ट क्लास से भी रिलेटेड था, आई एम श्योर आप लोगों ने कर लिया होगा। हमने एक ग्लैंड पढ़ा था थाइमस, जो वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा बिहाइंड द स्टर्नम प्रेजेंट होता है। एक इकलौता ग्लैंड दैट रिड्यूसेस इन साइज विद एज। बर्थ के टाइम पे छोटा होता है, इंक्रीज करता है साइज में, प्यूबर्टी तक मैक्सिमम साइज, एंड देन बेटा इट कीप्स ऑन श्रिंकिंग। इसका जो ओरिजिन होता है एंडोडर्मल होता है। इसका जो हार्मोन होता है थाइमोसिन होता है, और थाइमोसिन का रोल आपकी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा है। बेटा मैंने एक टॉपिक आपको बताया था जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है, इम्यूनिटी के बारे में। आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक होती है जो आप अपने जीवन काल में एक्वायर करते हो, डेवलप करते हो, इम्यूनिटी डेवलप करते हो। तभी तो कहते हैं ना, कई लोगों की इम्यूनिटी, आप इतने प्रोटेक्टेड, जितना ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अपन रहते हैं ना बेटा, नो 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 मिट्टी से नो 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 नहीं खेलना, मेरा माय चाइल्ड, ओके गंदा हो जाएगा वाला, तो वो वाला सिस्टम में क्या होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अरे कीचड़ में खेला है, मिट्टी में खेले पड़े हैं, लेटे पड़े हैं, कपड़े गंदे हो गए हैं बेटा, तो इम्यूनिटी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी से इम्यूनिटी डेवलप होती है, पर आप इस चीज को पढ़ोगे भी बेटा, द मोर प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट यू लिव इन द लेस इम्यूनिटी डेवलप्स। इसका मतलब नहीं है कि मिट्टी खाने लग जाओ बेटा, भी जाके मैम ने कहा है प्लेट में मिट्टी भर के लेके आ रहे, खाए जा रही, इम्यूनिटी डेवलप करेंगे नहीं भाई। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप अपने जीवन काल में गेन करते हैं वो दो प्रकार की होती है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में होता है बेटा क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में होता है बी सेल्स। बी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं, तो वो एक प्रकार की इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। और एक होता है बेटा सेल मीडिएटेड
मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें आते हैं आपके टी सेल्स, और टी सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा, टी हेल्पर सेल, सप्रेसर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, और ये आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें से जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं बेटा, ये हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को भी हेल्प करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी बनाएं। हम कहते हैं ये जो थाइमोसिन है ना मैम, इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है थाइमोसिन, ये आपकी टी सेल्स की डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा है, और यानी कि आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवा रहा है। अगर मैम ये हार्मोन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवा रहा है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनडायरेक्टली बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करती है। अगर थाइमोसिन्स की कमी हो जाएगी तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि बेटा आपकी मेजर इम्यूनिटी यही दो इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल। सो एज के साथ ओल्डर पीपल हैव वीकर इम्यूनिटी बिकॉज थाइमस ग्लैंड श्रिंक्स। ठीक है, फिर मैंने पीनियल की बात कही, जो तुम बेटा अपने आप से बहुत अच्छा रिलेट कर पा रहे थे। डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन डायनसेफेलॉन के ऊपर लोकेटेड होता है। पीनियल का सिक्रीशन होता है मेलेटोनिन, ना कि मेलानिन। 24 आवर डायर्नल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह बेटा ये काम करता है। स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन सबसे ज्यादा होता है मिडनाइट में, जितनी कम लाइट होती है उतना ज्यादा मेलेटोनिन होती है, उतनी जबरदस्त नींद आती है। यू आर द एक्सेप्शंस। तुम्हारे मुंह के ऊपर टॉर्च भी मार दो और बेटा तुम्हें पढ़ने के लिए बैठा दो, बस पढ़ने के लिए बोलना है तुम्हें, बेटा पढ़ने बैठ जाओ, और तुम्हारे मुंह के ऊपर टॉर्च भी मार दो ना, तो भी तुम्हारी बेटा आंखें खुलेगी नहीं, वो अलग बात है। बट मेलेटोनिन का हाईएस्ट प्रोडक्शन मिडनाइट, इट प्रमोट्स स्लीप। दिन में मिडनून में सबसे कम, तो आप यूजुअली एक्टिव रहते हो। इसके अलावा इट बेटा रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर अपार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल क्लॉक, एंड इट कैन अफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्किन पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, अदर चीजों को भी बेटा ये अफेक्ट कर सकता है पीनियल ग्लैंड। फिर हमने बात की थी मिक्स्ड ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड बेटा, जिसे हम बोलते हैं लो वॉइस है, मैं चेक करा लेती हूँ। एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसी पिच में बोलूं, क्योंकि ना बेटा मेरा गला खुद बेटा मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं बेटा पैंक्रियाज, मिक्स ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एक्सोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा द एसिनार सेल्स। यार मैंने इसी पिच में बोलना चाह रही हूँ, एक बार आवाज चेक कर लो यूगल से कह के, या तो ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट को बोलते हैं बेटा एसिनार सेल्स या सेल्स ऑफ एसिनाई, जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। और एक होते हैं बेटा आपके एंडोक्राइन पार्ट, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। मेजरली हम इन्हीं की बात करते हैं। अल्फा सेल्स आपका ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रही है और बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। एक ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रही है, दैट इज ग्लूकागॉन, एक ब्लड ग्लूकोज को बेटा घटा रही है। जब मैं ग्लूकागॉन की बात करती हूं तो वो सारे ट्रिक्स बेटा अपनाएगी जिससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए। इसका मेन टारगेट सेल होता है आपके लिवर सेल, हेपाटोसाइट्स, क्योंकि वहां आपका जो ग्लूकोज है वो स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो वो आपके लिवर के पास जाती है और कहती है तुम ग्लाइकोजन को तोड़ दो, क्योंकि जब ग्लाइकोजन टूटेगा यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगी तो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं करती है, ये प्रोटीन को भी तोड़ती है, लिपिड्स को भी तोड़ती है। ऐसा क्यों करती है? प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस क्यों करती है? क्योंकि ये बेटा प्रोटीन और लिपिड से भी, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बना सकती है। रिलेटेड पॉइंट्स है जिसे आप कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सेल्स को कहती है प्लीज ग्लूकोज को यूटिलाइज मत करो, इट इनहिबिट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, जिससे ब्लड में लगातार ग्लूकोज बढ़ा रहे। ऑल दीज मैकेनिज्म परफॉर्म्ड बाय ग्लूकागॉन, बट ग्लूकागॉन and beta your insulin together maintains blood glucose level homeostasis। इंसुलिन बिल्कुल विपरीत काम करती है। इंसुलिन के टारगेट सेल्स होते हैं पैंक्रियाज और एडिपोसाइट, पैंक्रियाज नहीं, एडिपोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट्स। पैंक्रियाज से तो रिलीज हुई ना, एडिपोसाइट से वो क्या कहती है जितना भी आपका एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसे फैट में कन्वर्ट कर दो, और फैट में कन्वर्ट करने के बाद एडिपोसाइट में स्टोर कर दो, ठीक है। और ये क्या करती है, ये ग्लाइकोजेनेसिस करवाती है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। सारे ग्लूकोज को बेटा लेके जाएगी ब्लड में से और उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाए। इट प्रमोट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये कहती है सेल्स को ग्लूकोज यूज कर लो ताकि ब्लड में से कम हो जाए। अगर लंबे दौरान के लिए प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लंबे दौरान के लिए ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ा हुआ है, तो इंसुलिन को बड़ा काम करना पड़ता है बेटा, जो एज के साथ डायबिटीज मेलाइटस होती है। लंबे दौरान के लिए ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इंसुलिन काम करा करा के रिसेप्टर से बेटा आपके रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव बन जाएंगे, और उसके बाद चाहे जितना मर्जी इंसुलिन हो, ऐसा तो नहीं बोलते, वैसे ट्रीटमेंट में इंसुलिन ही यूज करते हैं। फिर हम कहते हैं इंसुलिन की एक्चुअल में कमी नहीं होती है एज के साथ, इंसुलिन तो है, रिसेप्टर्स सेंसिटिव कम हो गए हैं, लेस सेंसिटिव हो गए, टोटली इनसेंसिटिव नहीं होते,
लेस सेंसिटिव हो गए हैं, जिससे कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। एक ऑटो इम्यून होता है टाइप 1, जिसमें आपके सेल्स ही बीटा सेल्स को ही डैमेज कर देते हो आप, जो इंसुलिन बनाती है। जब वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो एक्चुअल में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। डन डन एंड डन। एक थम्स अप दे दो बेटा। मैं चैट्स ऑफ करूंगी क्योंकि आपके यहाँ पे बेटा जो रंगीन कार्यक्रम आप लोग बेटा यहाँ कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो रंगीन कार्यक्रम बेटा बंद करके हम थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट बेटा बोर्ड में चलें और पढ़ाई करें, ठीक है ना। अभी हम शुरू करने वाले हैं एक ग्लैंड, थोड़ा लंबा है बट बहुत ईजी है। और मैंने आपसे कहा था जो फंक्शंस बेटा, क्योंकि याद रखने में बच्चों को मौत आती है ना, ये मैं जानती हूँ, मैं आपसे एम्पैथाइज कर सकती हूँ बेटा, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स अभी बताए थे और मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, जो फंक्शंस आपने ग्लूकागॉन के देखे हैं ना, आज मैं आपको मेड्यूलरी एड्रीनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स पढ़ाऊंगी उसमें भी सेम फंक्शंस कॉपी पेस्ट हैं। इनफैक्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स में भी कॉर्टिसोल के जब मैं फंक्शंस बताऊंगी तो काफी सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, ठीक है ना। चलिए एड्रीनल ग्लैंड से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैट्स को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल मतलब ये आपके रीनल के ऊपर होती है, किडनीज के ऊपर होती है। दिस इज बेटा वन पेयर, दिस इज बेटा वन पेयर प्रेजेंट अबव किडनी, प्रेजेंट अबव किडनी, प्रेजेंट अबव किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट अबव किडनी। जब आप बात करते हैं इसके ओरिजिन की, तो एक्चुअल में इसका डुअल ओरिजिन होता है, इसलिए मैं अभी डुअल ओरिजिन मतलब अभी मैं बताती हूँ, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं एड्रीनल ग्लैंड का एक सेक्शन देखूं तो एड्रीनल ग्लैंड के सेक्शन में मुझे डायग्राम में क्या नजर आता है, इसको जरा बेटा मेरे साथ फटाफट से बनाओ। तो एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है और कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है और मेड्यूला अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। और कॉर्टेक्स के फर्दर बेटा 3 जोन्स होते हैं जो हम 1 by 1 अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, 1 by 1 अभी हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द सेंटर वाला एंड दिस इज बाहर वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, अलग अलग जोन्स को बनाते हैं। पहले ड्राइंग बना लो। अभी कई लोगों को ये आइसक्रीम लगेगी, कसाटा एक आइसक्रीम आती है ना, कई लोगों को ये कसाटा आइसक्रीम लगेगी, कई लोगों को ये समोसा लगेगा, कई लोगों को तो यूट्यूब बटन भी लगने लगता है। लेकिन जो बेटा समझदार व्यक्ति होगा उसे ये एड्रिनल ग्लैंड ही लगेगा, ठीक है ना, जैसे कि मैं। चलिए ये बनाते हैं बेटा, एड्रिनल ग्लैंड का हमने बना लिया एक सेक्शन। जब मैं इस सेक्शन को देखती हूं तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा दिख रहा है सफेद रंग का, ये सेंटर वाला हिस्सा होता है एड्रीनल मेड्यूला, ये होता है एड्रीनल मेड्यूला। हम ना एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स के बीच के डिफरेंसेस यहीं पे लिख लेंगे बेटा। और ये जो बाहर की बेटा रंगीन चीजें आपको दिख रही है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स है। पहले मैं इसकी लेयर्स को आपको बताती जाती हूं। दिस लेयर इज कॉल्ड एज GFR से आप याद रख सकते हो, क्योंकि आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट लेयर पूछी जाती है पेपर में। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाली है, GFR से याद रखना है। फिर आता है बेटा जोना फैसिक्यूलेटा, फैसिक्यूलेटा दिस इज द मिडल लेयर, जोना फैसिक्यूलेटा। फिर आती है बेटा पिंक वाली, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, इसे बोला जाता है जोना रेटिक्यूलरिस। कैसे याद रहेगा, आउटसाइड से इनसाइड लेयर्स कैसे याद रहेंगी, GFR से याद रहेंगी। आप GFR पढ़ते हो ना, तो GFR से आपको याद रहेगा आउटर मोस्ट, मिडल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। और ये तीनों मिलके बेटा क्या बनाती है, ये तीनों मिलके बनाती है, ये तीनों मिलके क्या बनाती है, ये तीनों मिलके बनाती है कॉर्टेक्स को। सो दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल कॉर्टेक्स। These three together forms adrenal cortex। तो आपको बात समझ में आई। एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 जोन्स डिवाइडेड हैं बेटा, द आउटर मोस्ट, द मिडल एंड द इनर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्यूलेटा एंड रेटिक्यूलरिस, ठीक है ना। And the center one is called as adrenal medulla, which is not further divided into any zones। ठीक है, मैंने उल्टा तो नहीं बोला ना,
एड्रिनल मेड्यूला सेंटर वाला है जिसकी कोई डिविजन्स नहीं है, और बेटा कॉर्टेक्स जो है आउटर मोस्ट वाला है जिसकी 3 पार्ट्स में डिविजन्स आपको दिख रही है। यार देखो, अगर मैं मेड्यूला की बात करूं, अब इनके बारे में यहीं पे बेटा आप लिखते जाओ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ना तो ये केवल 25% होता है एड्रिनल ग्लैंड का, वेराज कॉर्टेक्स जो होता है मैक्सिमम पोर्शन होता है, अराउंड 75 to 80% कॉर्टेक्स एरिया ही होता है। एड्रिनल मेड्यूला जो होता है इनर वाला होता है या सेंटर वाला होता है, इनर मोस्ट, है ना, और आपकी जो कॉर्टेक्स होती है वो आउटर वाली डिवीजन होती है, आउटर वाली डिवीजन होती है। नो फर्दर डिविजन्स, ये फर्दर किसी भी चीज में डिवाइडेड नहीं है, नो फर्दर डिविजन्स बेटा। वेयर एज अगर आप मेड्यूला की, अगर आप कॉर्टेक्स की बात करते हो तो फर्दर डिवाइडेड इनटू जोन्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू जोन्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू जोन्स, ये फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू डिफरेंट जोन्स, ठीक है। जब आप मेड्यूला की बात करते हैं तो मेड्यूला जो होता है उसकी ओरिजिन होती है बेटा एक्टोडर्मल, इसीलिए मैंने कहा था इसकी कोई सिंगल ओरिजिन नहीं होता है। मेड्यूला जो होता है वो एक्टोडर्म लेयर से डिराइव्ड होता है, लेकिन जो कॉर्टेक्स होती है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, इसीलिए एक्टोमीजोडर्मल, डुअल ओरिजिन होता है इसका, एक्टोमीजोडर्मल। एक जोन की ओरिजिन मीजोडर्मल एंड एक जोन की ओरिजिन एक्टोडर्मल। बेटा मेड्यूला के जो हार्मोन्स होते हैं, इसके हार्मोन्स को बोला जाता है कैटेकोलअमीन्स, इसके जो हार्मोन्स होते हैं बेटा इसे बोला जाता है कैटेकोलअमीन्स। कृपया करके मेरे साथ बेटा इस टर्म को बोलिए, मेरे साथ इस टर्म को बोलिए बेटा, रिपीट आफ्टर मी, कैटेकोलअमीन, कैटेकोलअमीन। एंड कैटेकोलअमीन इज एक्चुअली, इन दोनों को मिला के कैटेकोलअमीन बोला जाता है। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉन एड्रीनलिन, है ना, एक ही बात है, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनलिन। इन दोनों को जब आप साथ कंबाइंड बेटा बोलते हैं ना, तो कंबाइंड जब आप बोलते हैं तो आप कैटेकोलअमीन्स बोलते हैं। आप अगर कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को देखोगे तो इसके हार्मोन्स को बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स। बेटा इसके हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, कॉर्टिकॉइड्स। देखो मेड्यूला का तो कोई लोड नहीं है मैम, है ना, मेड्यूला का तो कोई लोड नहीं है मैम, मेड्यूला तो चंगा सी, क्यों, क्योंकि बेटा इसके पास तो एक ही, कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। इसके हार्मोन्स को आपने बोल दिया बेटा क्या, कैटेकोलअमीन्स, बात खत्म। लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है ना मैम, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अलग अलग जोन्स है, टुगेदर तो इसके हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, लेकिन हर एक जोन का अपना एक हार्मोन होता है। इसका हार्मोन का नाम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका नाम होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसके हार्मोन का नाम होता है बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। पहले आप मुझे बताइए, अब मैं ये 1 by 1 आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या, यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या, जल्दी बता दो बेटा। यस एवरीवन, किसी को कोई दुखदर्द समस्या बेटा, थम्स अप दे देना। डन, आगे बढ़े। तीनों को मिला के कॉर्टिकॉइड, यस बेटा इनके हार्मोन्स को ही कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। अलग अलग लेयर के कॉर्टिकॉइड का नाम अलग अलग होता है बेटा, जैसे ग्लोमेरुलोसा से जो रिलीज होगी उसके कॉर्टिकॉइड को बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फैसिक्युलेटा को बोलते हैं बेटा कोई और, है ना, ठीक है। डन 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 डन, चलो बहुत ही शानदार बेटा। सबसे पहले ना हम
एड्रीनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स को एड्रेस करेंगे और उसके फंक्शंस को देखेंगे। और अभी आप देखना कितना सरल, कितना इजी आपको लगेगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखना कितना इजी आपको लगेगा। हम करने वाले एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स, हम करने वाले एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स। कैटेकोलामीन्स की मैं बात करने वाली हूं कि कैटेकोलामीन्स के क्या फंक्शंस होते हैं। एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स यानी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा बच्चा पार्टी, मुझे ये बताओ, मेड्यूलरी हॉर्मोन्स के बारे में थोड़ी देर के लिए चैट्स ऑन कर रही हूं, आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन होते हैं कि नहीं? स्ट्रेस इमरजेंसी कंडीशन में, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये हॉर्मोन्स की तरह भी काम करते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। आप इमेजिन करो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कि इमेजिन करो कल तुम्हारा नीट एग्जाम है, तो तुम्हारी क्या हालत होती? 12वीं तो आती ही नहीं है, जो पढ़ी है 11वीं वो भी खाली है मैम, तो हमसे ज्यादा तो मैम, है ना। तो स्ट्रेस का कंडीशन होता है और तुमसे बोला जाता है यही तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, करो या मरो वाली सिचुएशन है। तो बेटा क्या होता है? बेटा तुम्हारी पसीने छूटने लगते, तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती, बेटा आंखें फटी की फटी रह जाती बेटा ये न्यूज सुन के। एक्चुअल में ऐसा ही होता। क्या होता बेटा? प्यूपिल डायलेशन। अब आधे बच्चे पूछेंगे प्यूपिल क्या होता है, और फिर मैं पूछूंगी बेटा सही क्लास में आए हो या नहीं आए हो। प्यूपिल बचपन में पढ़ते हैं बेटा, बचपन तुम्हारा बेटा, बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो तुमसे पढ़ा नहीं गया बच्चों, थोड़ा तो कभी पढ़ लिया करो, इतने बेकार सवाल कहाँ से तुम लाते हो, ना 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 ना, अरे ना 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 ना। अरे सुनो सुनो, मेरे को तो बस मौका चाहिए बेटा गाने से कनेक्ट करने का टॉपिक को, है ना। सुनो, प्यूपिल क्या होता है? तुम आंखें बनाते हो बचपन से, ऐसे आंखें बनाते हो, आंखें आंखें बनाते हो कि नहीं बनाते हो बेटा, या देखते हो? हाँ देखो बेटा, ये होती है तुम्हारी आंखों में। तुम ऐसे टॉर्च मार के देखो, किसी के अपनी आंखों में भी मार के देख सकते हो, किसी और की आंखों में टॉर्च मार के देखोगे तो ऐसी मसल्स दिखती हैं कुछ। आइरिस होती है, इरिडियल मसल्स होती है, इरिडियल मसल्स होती है, इरिडियल मसल्स आइरिस की मसल्स होती है, और बीच में एक गैप होता है, एक छोटा सा गैप होता है। सबकी आंखों में दिखेगा, टॉर्च मार के देखना। मम्मी को बुलाओ, टॉर्च मार के देखो, ठीक है ना। फोन की लाइट मार के देखो, ये बीच का एक स्पेस होता है, एक गैप होता है जिससे लाइट एंटर करती है आंखों के अंदर, ये प्यूपिल होता है। तो प्यूपिल का डायलेशन, डायलेट हो जाना, ठीक है ना, है ना। ये प्यूपिल का डायलेशन, ये ओपनिंग है एक्चुअल में, जहां से लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है, जिससे बेटा तुम क्या करते हो, एक्चुअल में फ्री तो देख पाओगे ना, पूरी फंक्शंस होंगी, है ना। सो दिस इज प्यूपिल। एनीवे, जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने बताया। अभी आप मेड्यूलरी हॉर्मोन्स का फंक्शन देखो। 3F रिस्पॉन्स, 3F रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, है ना। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। भागना है, पहले डर लग रहा है, फिर फाइट एंड देन भाग जाओ, फ्लाइट। 3F रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है? स्वेटिंग हो रही है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पाइलो इरेक्शन, गूजबम्स आते हैं, गूजबम्स आते हैं, है ना। पाइलो इरेक्शन हो रहा है, हेयर जो है, हेयर पाइलो इरेक्शन बोलते हैं उसको। फिर मैंने क्या बताया, इसके अलावा बेटा प्यूपल डायलेशन हो रही है, और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है जो तुम देख नहीं पा रहे हो बट ऐसा होता है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं लिखती हूं रिस्पॉन्सिबल फॉर 3F रिस्पॉन्स। 3F रिस्पॉन्स में क्या है? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट, क्योंकि ऐसा लग रहा है डेंजर की सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ठीक है ना। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, पाइलो इरेक्शन, गूजबम्स, ठीक है ना। फिर स्वेटिंग इंक्रीजेस,
फिर अब मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूं, जो तुमने बेटा ग्लूकागॉन के फंक्शंस पढ़े थे, सेम देखो, देखो यहां पे सेम सेम दिखेंगे, देखो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस। और तुम्हें बताऊं, तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो बेटा देखो, इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको कभी गलत, मतलब आप कभी भूलेंगे नहीं कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। आपको इतना सारा कंटेंट पढ़ना होता है कि अगर इसको थोड़ा सिस्टमैटिक बना दो तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि बच्चे की टेंडेंसी, बच्चा इतना सारा कुछ पढ़ता है तो कई बार टेंडेंसी होती है भूलने की, तो तरीके से, इस तरीके से पढ़ने से भूलोगे नहीं। लेकिन ये कंसेप्ट है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये रटना नहीं है, कंसेप्ट है। अभी देखो, आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन है यार, स्ट्रेस की सिचुएशन है। स्ट्रेस की सिचुएशन में हमेशा देखोगे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको भागने का है ना बेटा। सांप आ गया तुम्हारे सामने, स्ट्रेस की कंडीशन है, सांप को देख के बेटा तुम तो कहोगे हेलो फ्रेंड्स, हाउ कम यू हियर, yes my friends, let's shake hands because you don't have hands but I am a special kind of sapola with hands, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा तो नहीं करोगे, सांप आएगा तो भागोगे वहां से बेटा, है ना। तो क्यों भागोगे, इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में आप भागना है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एनर्जी चाहिए, तो आप किसी भी तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे हो। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसे ग्लूकागॉन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, तो वही वाली सारी चीजें कर रहे हो ना यार। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हो, ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हो, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बना रहे हो, ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है। प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस से एसोसिएटेड है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बना रहे हो तो प्रोटियोलाइसिस भी करोगे, लाइपोलाइसिस भी करोगे। सिंपल सी फंडा है यार। किसी को कोई दुख दर्द समस्या बताओ, भाई भाई है मैम, भाई भाई अखंड कह रहे हैं। डन, बताओ कितना इजी है। दैट्स ऑल फॉर बेटा एड्रिनल मेड्यूला, कोई डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ने हैं। और अब हम करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, और इसको भी मैं इतनी इजी तरीके से कराऊंगी, बिल्कुल वैसे मेडिजी जिसके पास है उसको ऑलरेडी पता है कि हमने टेबल के फॉर्म में वहां पे करा हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए भी बेटा टेबल ही बनवा देती हूँ। वैसे अलग अलग भी पढ़ाते हैं टीचर्स, मैं भी अलग अलग भी पढ़ाती हूँ, बट मैंने मेडिजी में क्योंकि दिया हुआ है वैसे टेबल के फॉर्म में, तो कंपेरेटिव बच्चों को अच्छा लगता है, तो कंपेयर करके पढ़ने से ईजी लगता है, तो इसलिए मैं वैसा ही आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, जैसे हमने टेबल के फॉर्म में वहां पे किया हुआ है। और अब मैं कमेंट्स ऑफ करने जा रही हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स। तो हम 3 जोन्स हैं, तीनों जोन्स के कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, टेबल में हम करने वाले हैं, ठीक है ना। बता दीजिए, नहीं इसके डिसऑर्डर नहीं है। जिसने पूछा एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स एक्चुअल में कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम होता है, कॉर्टिकॉइड्स में प्रॉब्लम होता है, तो एडिसन्स डिजीज होती है, मेड्यूलरी हार्मोन का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक दे दो बेटा थम्स अप। लैंडस्केप में करना है, लैंडस्केप में करो तो बेटर है, लैंडस्केप में करो तो बेटर है, ठीक है ना। मैम आप वीक लग रहे हो, अब जाऊंगी बेटा मैं घर, अब मम्मी के हाथों का खाना खाऊंगी ना, स्ट्रांग बन के आऊंगी मैं घर सच्ची में जा रही हूँ, मुझे बहुत खाने की क्रेविंग्स हो रही है बेटा, माँ के हाथ के खाने की क्रेविंग होती है। देखो माँ के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है बेटा, ठीक है ना। मिलने जा रही हूँ, ऐसा नहीं मेरी मम्मी सुनेगी तो कहेंगे कि यार खाने के लिए आ रही है ये लड़की। जा तो रही हूं, देखो एक पार्ट, एक मेरे दिल के कोने में एक जो वो है ना इच्छा माँ के हाथ के खाना खाने की, ठीक है ना। तो मैंने मम्मी को पहले से बोल के रखा है, देखो मम्मी मैं इतने बजे पहुंच रही हूँ, ये बना के रखना मेरे लिए। तुम सब भी करोगे ये चीजें बेटा, जो दूर रहते हैं वो हमेशा करते हैं। और मम्मियां तो यार, मैंने बोला ना माँ तो माँ ही होती है बेटा, नो रिप्लेसमेंट एवर बेटा, एवर एवर एवर, है ना। तो बताने की वैसे जरूरत नहीं होती, वो हमेशा सारे बच्चों की पसंद उनको पता होती है कि किस बच्चे को क्या पसंद है, और वो चीज तो जरूर बनती है। अब मैं जितने दिन रहूंगी हमेशा मेरी पसंद का ही खाना बनेगा, देखना। चलिए चलिए चलिए, अभी तो आप सब घर में मौज कर रहे हैं बेटा, अभी तो तुम्हें बाहर का खाना है। जैसे बाहर रहने लगोगे ना, तब देखना कितनी याद आएगी, तब कहोगे हाँ यार मैम सही बोल रहे थे यार आप। होता है, सब चीज का समय होता है बेटा, और समय के साथ फिर बेटा रियलाइजेशंस होती हैं। चलिए ऐसा टेबल बनाते हैं,
और कंपेयर करते हैं। अच्छा सुनो, लैंडस्केप में बनाना, थर्ड वाले कॉलम में सबसे कम स्पेस रखना, थर्ड वाले कॉलम में सबसे कम स्पेस रखना। लैंडस्केप में बनाओ, वैसे लैंडस्केप में बनाओगे तो इनफ स्पेस तुम्हें मिल जाएगा। थर्ड वाले इसके लिए बेटा सबसे कम स्पेस रखना, इन दोनों में थोड़ा सा ज्यादा, सबसे ज्यादा यहां हमें लिखना है वैसे, ठीक है ना। अब मैं कमेंट्स बेटा तुम्हारे ऑफ करने जा रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज बताई हुई बेटा तुम 100 बार पूछते हो। लैंडस्केप में बनाना है या पोर्ट्रेट में बनाना है, इसी में तुम्हारा पूरा 11th गुजर जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लिखते हैं बेटा यहां पे हार्मोन के नाम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, हेडिंग डाल सकते हो एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हम करने वाले, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड। हम सारे कॉर्टिकॉइड्स को करने वाले हैं। मैं एक काम करती हूं, मैं लिख ही देती हूं, वरना आपका तो कोई भरोसा नहीं है। हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हम करने वाले हैं। या तो टाइप्स ऑफ कॉर्टिकॉइड लिख लो, या तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन लिख लो, एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन। देखो मैंने एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स तुम्हें बताए थे, जीएफआर से याद रखना है, ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्युलेटा एंड रेटिकुलरिस। कौन आउटर मोस्ट, कौन मिडल, कौन इनर मोस्ट। पहला सवाल जो तुमसे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछने की वो ये है, किस लेयर से कौन सा कॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। आप देखोगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज रिलीज्ड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा। देखो ट्रिक्स तो मैं बेटा वैसे भी नहीं बताती हूं, क्योंकि बेफालतू का तुम्हें अभी मजा आता है और बाद में मौत आती है। लेकिन इसमें, और मैं कोई भी चीज बताती हूँ तो मैं बहुत वियर्ड तरीके से याद रखती हूँ, बट आपको याद रह जाएगा, पक्की बात है वो। अगर मैंने कोई कभी तुम्हें बताया तो बड़ा वियर्ड बताया होगा कुछ, लेकिन याद रह जाएगा। जैसे ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, क्योंकि ना यूजुअली कंफ्यूजन होती है इन दोनों लेयर में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहां से है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां से है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जी वाले का हार्मोन जी नहीं है, ये वाला आप लोगों को याद रह जाता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर से प्रोड्यूस होता है, जोना रेटिकुलरिस। इन दोनों में यूजुअली कंफ्यूजन होती है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, जी वाला जो है, वो जी वाला हार्मोन नहीं रिलीज करता बेटा, जी वाला हार्मोन नहीं रिलीज करता। बस एक लाइन याद रख लो, बस एक, सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करती है। जो आपकी बेटा मिडल लेयर होती है, रिलीज क्या, सिक्रीटेड एंड रिलीज्ड बाय जोना fasciculata एंड दिस इज बेटा बाय जोना रेटिकुलरिस। सबसे पहले तो कहां से सिक्रीट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है बेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी। अब बेटा हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है, मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, सेक्स कॉर्टिकॉइड क्या है। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमें जो पढ़ना है, आप सब इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सपोलो, और जिसने एक्सक्रीशन नहीं पढ़ा या जिसने पढ़ा है और भूल गए हैं, वो अभी आपको सारा कुछ याद आएगा। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड बेटा मेनली आपको पढ़ना है, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। क्या इसके बारे में आप ऑलरेडी बेटा जानते हैं? यस, जानना आपको चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं। एल्डोस्टेरॉन जो आपका मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, दैट मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक्चुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या सेक्स कॉर्टिकॉइड ये सारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बेटा, लेकिन जो मेन होता है आपको उसके बारे में पढ़ना है। जैसे एंड्रोजेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना बेटा, टेस्टोस्टेरॉन एक प्रकार का एंड्रोजन है, और भी टाइप के एंड्रोजेंस होते हैं, बट मेन टेस्टोस्टेरॉन होता है, तो हम टेस्टोस्टेरॉन की बात करते हैं। ठीक है, तो मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। बेटा ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इतना ज्यादा डिस्कस किया गया हार्मोन है कॉर्टिसोल। और यहां पे हम बोलेंगे मेजरली
मेजरली ईस्ट्रोजन, अभी देखो आपका दिमाग कैसे चमकेगा, ईस्ट्रोजन एंड DHEA, डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, इट्स अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। अब देखो कमाल की बात, ठीक है, पहले मैं इन हॉर्मोन्स को अंडरलाइन करती हूं। इसमें आपको ईस्ट्रोजन पढ़ना है और DHEA के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको एल्डोस्टेरॉन के बारे में पढ़ना है। मैं सबसे पहले उन दो हॉर्मोन्स के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है या थोड़ा बहुत मुझे बताना है। पहली बात, क्या आपको पता है बेटा, तो मैं कमेंट्स ऑफ कर रही हूं, क्या आपने कई बार देखा है मेल्स में फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, mammary glands development and many female like characteristics, and females can also have male like characteristics। फीमेल में आपने बहुत कॉमनली देखा होगा आवाज में वेरिएशन, पिच ऑफ वॉइस बेटा लो रहती है, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच भी आपने कई सारी फीमेल्स में देखा होगा, एंड इट्स एक्चुअली अ हार्मोनल प्रॉब्लम। अब बहुत ज्यादा हेयरी बॉडी फीमेल्स में आपको दिखती है, यूजुअली ये मेल का कैरेक्टरिस्टिक है। सुना नहीं है तो अभी आपने सुन लिया ना, अभी जो मैं आपको बता रही हूं। अब देखो यूजुअली हम ईस्ट्रोजन को रिलेट करते हैं कि फीमेल हार्मोन है, एंड्रोजेंस को रिलेट करते हैं कि वो मेल का हार्मोन है, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि हमारे पास ओवरी है फीमेल्स के पास, ईस्ट्रोजन हमारा मेन हार्मोन है, फीमेल हार्मोन। जितनी भी हमें फीमेल में कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं वो ईस्ट्रोजन की वजह से दिखती हैं, जितनी भी मेल्स में आपको मेल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं वो आपको मेल हार्मोन एंड्रोजन की वजह से दिखती है। बट बेटा फीमेल में भी आजकल PCOS, PCOD, PCO का बहुत ज्यादा डिस्कशन है, बिकॉज मेनी फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और इनमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, एंड्रोजेंस टेस्ट करने के लिए कहते हैं। आपको पता है मेल्स में भी कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन है, क्योंकि मेल्स के पास एड्रिनल ग्लैंड है, और एड्रिनल ग्लैंड का ये जो रेटिकुलरिस है वो ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो मेल्स के पास ईस्ट्रोजन है, कहां से आया, एड्रिनल ग्लैंड से। और फीमेल के पास भी एंड्रोजेंस हैं। कौन से एंड्रोजेंस है, एक प्रकार के एंड्रोजेंस है जिसे DHEA कहते हैं, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, DHEA। तो फीमेल के पास भी एंड्रोजेंस है, मेल्स के पास ईस्ट्रोजन है, बट बैलेंस्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा एंड्रोजेंस हो गया या मेल्स में बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन हो गया। हो सकता है अगर कुछ एबनॉर्मैलिटी हो रही है, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो ऐसा हो सकता है, फिर टेस्ट कराया जाता है। तो PCO PCOD की वजह से तो मैं उसकी डिस्कशन में नहीं जा रही हूं, वो तो एक बहुत अलग, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फीमेल्स ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ एंड्रोजेंस, क्योंकि क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड तो दोनों के पास है, एंड मेल्स ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। और ये करते क्या है बेटा, यूजुअली आपकी जो हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर फंक्शंस, जैसा यूजुअली एंड्रोजेंस और ईस्ट्रोजन फीमेल्स में भी बेटा, फीमेल का हेयर डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, एक्सिलरी हेयर, द बियर्ड एंड मुस्टैच, द प्यूबिक हेयर, ये सारी जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है मेल्स में अलग टाइप की दिखती है, फीमेल्स में अलग दिखती है। सो ये उसी को मेजरली कंट्रोल करता है। तो इसका फंक्शन इतना ही है, यहीं पे खत्म कर लेंगे, दैट कंट्रोल्स हेयर पैटर्न distribution like axillary hair, pubic hair, etc. Axillary means what? This is axillary hair, the hair in the armpit. ठीक है ना? Yes? Yes? अब बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है बेटा। बताओ क्या करता है, इसका नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों है बेटा, क्योंकि ये मिनरल की रीएब्जॉर्प्शन कर रहा था। कितने सपोलों को ये चीज याद आ रही है बेटा, ये तो रिपीट हो रहा है। देखो इसका फंक्शन तुम्हें ऑलरेडी पता है, आपके पास DCT थी, ये DCT के ऊपर यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट एडिशनल बताऊंगी जो यहाँ पे दिया हुआ है, मोस्टली आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब एल्डोस्टेरॉन आपके DCT पर एक्ट करता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों है, क्योंकि ये बेटा मेनली क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करवाता है मिनरल्स की।
कौन से मिनरल की बेटा? Na+। और Na+ के साथ साथ में बिकॉज इट्स अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बिकॉज इट्स अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो मिनरल की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है और पैसिवली ये पानी की भी रीएब्जॉर्प्शन करा देता है, पानी को भी बेटा रीएब्जॉर्ब करा देता है DCT से, राइट। इसके अलावा बेटा यहां पे एक चीज लिखी हुई है जो आपको एडिशनली ऐड करना है, एब्जॉर्प्शन इन चीजों का कराता है। और बेटा यहां से पोटेशियम एलिमिनेट हो रहे थे, ये तो आपको पता ही है। एलिमिनेट होने का मतलब क्या है? सिक्रीशन हो रहा था ना, याद है? पोटेशियम और हाइड्रोजन, याद है हमने लिखे हुए थे। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक और चीज लिखी हुई है कि फॉस्फेट भी एलिमिनेट होता है, फॉस्फेट का एलिमिनेशन कराता है ये एल्डोस्टेरॉन। आप ये दोनों चीजें लिखेंगे कि ये दोनों यहां से एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि अगर आपका एरो ऐसा बना हुआ है इसका मतलब ये यूरिन में जाएगा, इसका मतलब बेटा ये यूरिन में जाएगा। ऐसे एरो बना हुआ है तो इसका मतलब ये यूरिन में जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप ऐसे एरो बनाते हैं मतलब आप इस फिल्टरेट में से किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब आप ऐसे एरो बनाते हैं मतलब आप इसको एलिमिनेट करते हैं। तो ये क्या करता है बेटा? आपके फॉस्फेट और आपके पोटेशियम को एलिमिनेट करवाता है और आपके सोडियम और पानी की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, इसीलिए इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये भी आपको पता है और ये भी आपको पता है, ठीक है। अब कॉर्टिसोल के फंक्शंस बचे और अब देखना आपको कॉर्टिसोल के भी फंक्शंस कितने आसानी से याद होंगे। मैंने कहा था ग्लूकागॉन से मोस्टली पॉइंट्स रिलेटेड है। ग्लूकागॉन के जो फंक्शंस पढ़े वो आपने एड्रिनल मेड्यूला में भी चिपकाए और उसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स आप देखोगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लिए भी चिपकाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, मेरी बातों को हमेशा आपको ना मेरी बातें याद आनी चाहिए जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते कि यार मैम ने बताया था, हाँ ऐसे होता है। कभी गलती नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि इतने फंक्शंस हम कैसे याद रखें। अब देखो कॉर्टिसोल के फंक्शंस बताती हूँ। डन कर लिया तो एक थम्स अप दे दो, चैट्स ऑफ करती हूँ, ठीक है ना? चैट्स ऑफ करती हूँ, थम्स अप दे दो, ठीक है ना? यस, चलो अब देखो कॉर्टिसोल की बात करते हैं बेटा। रिलीज बाय जोना फैसिकुलेटा, मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। इसके क्या क्या फंक्शंस है? मैंने येलो कलर से लिखती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लग जाए, है ना। सबसे पहला फंक्शन प्रमोट इराइथ्रोपोइसिस। अभी तक मैंने आपको इराइथ्रोपोइसिस वाले कौन से हार्मोन बताया था? थायराइड हार्मोन। और मैंने वहां पे कहा था कि कुछ ही हार्मोन्स तुम्हें पढ़ने हैं जो इराइथ्रोपोइसिस करवाते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। उसमें से एक आपने पढ़ा थायराइड हार्मोन, एक होता है कॉर्टिसोल, एक होता है टेस्टोस्टेरॉन, और एक आपको मैं पढ़ाऊंगी इराइथ्रोपोइटिन किडनी से। यहीं पे फिनिश। देखो आरबीसी फॉर्मेशन को तो ये प्रमोट करता है, बट डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को ये दबा देता है, सप्रेस करता है। बिल्कुल विपरीत, आरबीसी को फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है बट इट सप्रेसेस डब्ल्यूबीसी एक्टिविटी, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सप्रेस डब्ल्यूबीसी एक्टिविटी। पता है क्यों? और मतलब इससे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को कम करता है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी हुआ, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। इन्फ्लेमेशन में आपके डब्ल्यूबीसी एक्टिव है, इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करवा रहा है। इनफैक्ट इसी रीजन से, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, इट्स अ वेरी गुड इम्यूनोसप्रेसेंट। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो मैंने कहा था वैसे तो मैक्सिमम मैचिंग करा के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्शन के फिर भी चांसेस हो जाते हैं, बॉडी रिजेक्ट करने लगती है। तो वाइल सर्जरी इज गोइंग ऑन, हम उस इंसान को, उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर रखते हैं। तो जब हम उसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर रखते हैं तो उसकी इम्यून सिस्टम क्या होती है? सप्रेस्ड रहती है। डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को तुम्हें बढ़ाना नहीं है सक्सेसफुल सर्जरी के लिए। कई लोग लाइफ लॉन्ग भी बेटा आफ्टर सर्जरी इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं। तो जो हार्मोन इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड इम्यूनोसप्रेसेंट, इट्स अ वेरी गुड इम्यूनोसप्रेसेंट। तो इट सप्रेसेस डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी, इसीलिए वेरी गुड इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। वेरी गुड immunosuppressant, very good immunosuppressant and anti-inflammatory। देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना कि मैम इसका ग्लूकोज से तो कोई लेना देना डेफिनेटली होगा, नहीं तो इसका नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों पड़ता। जैसे बेटा उसका नाम पड़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो ग्लूकोज से लेना देना है, बिल्कुल है बेटा। ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। स्ट्रेस की कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ा है, ये स्ट्रेस के वक्त में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन है, बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा बेटा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल क्या करती है बेटा, बिल्कुल आपके ग्लूकागॉन के जैसे प्रमोट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें आप ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ते हैं बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है, ये स्पेसिफिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगी तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना रही है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज बना रही है दैट डेफिनेटली मींस बेटा इट प्रमोट्स लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये दोनों पॉइंट्स बेटा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कैसे हुआ। और एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूं, इट इनहिबिट्स सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। बेटा आपको अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज नहीं करना है, आपको अपटेक भी नहीं करना, आपको प्रोटीन थोड़ी बनाना है। आप अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज करके आप अमीनो एसिड्स को या फिर जोड़ के प्रोटीन भी नहीं बनाना चाहते, आप प्रोटियोलाइसिस कर रहे हो, प्रोटीन को तोड़ रहे हो और वहां से आप क्या कर रहे हो, आप ग्लूकोज बना रहे हो, आप वहां से ग्लूकोज बना रहे हो। प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड्स बनेंगे, लेकिन ये सेल्स को कह रहे हैं कि आप अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन मत करो, उसको अपटेक मत करो, प्रोटीन थोड़ी बनानी है मुझे, है ना। ये प्रोटीन को तोड़ रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी बेटा अपटेक को इनहिबिट करता है, ये सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स को इनहिबिट करता है ये, ठीक है ना। ये भी एक पॉइंट बेटा इसके साथ में दिया हुआ है। इसके अलावा और कुछ कुछ पॉइंट्स दिए होंगे जो इनडायरेक्टली ये कंट्रोल करता है, जैसे एनसीईआरटी ने दिया होगा इट बेटा मेंटेन्स कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन, ये रेगुलेट करता है। एग्जैक्टली आपको पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हो इट रेगुलेट्स cardiovascular function and kidney function। और इसके लिए ये भी दिया हुआ है कि इनडायरेक्टली वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। ये दिया है वैसे तो, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूं, इसके लिए भी दिया हुआ है, जैसे वो तो कर ही रहा है मिनरल्स की बैलेंस और वाटर बैलेंस कर रहा है, लेकिन इसके लिए भी दिया हुआ है ये इनडायरेक्टली करता है, ठीक है ना। फिर भी आई एम चेकिंग वंस, इसके लिए इतना ही दिया हुआ है। चलो ये रहा ना, ये रहा कॉर्टिकॉइड, नहीं इसी के लिए दिया है, इसी के लिए दिया है, तो इसके लिए लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, अगर कोई पॉइंट्स बचेंगे ना बेटा तो हम इसके साथ में लिखेंगे, बट ये वाला फंक्शन तो दिया हुआ है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना बेटा कि इट रेगुलेट्स, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, रेगुलेट्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अच्छा एक चीज रह रही है बेटा, कोई अगर पॉइंट छूटेगा वो हम एनसीईआरटी रीड करके इंक्लूड कर लेंगे। एक पॉइंट छूट रहा है, इनको रिलीज कौन करवाता है, ये किसके कंट्रोल में रिलीज होते हैं। बेटा देखो हमने पढ़ा था, एक हार्मोन में साइड हो जाती हूं तब तक आप लिखना, हमने एक हार्मोन पढ़ा था ACTHRH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो था आपके हाइपोथैलेमस का हार्मोन, वो आपके पिट्यूटरी पर एक्ट करता था, तो पिट्यूटरी बनाती थी हार्मोन ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ACTH आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, ना कि मेड्यूला के हार्मोन्स, क्योंकि मेड्यूला का हार्मोन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, कॉर्टेक्स के हार्मोन को वो रिलीज कराता है। लेकिन कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन को मेनली रिलीज करवाता है बेटा, जैसे आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स,
आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। लेकिन जो मेनली ये आपके जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है एल्डोस्टेरोन, क्या वो ACTH के कंट्रोल में होंगे या किसके कंट्रोल में होंगे? मुझे ये बताओ, किसके कंट्रोल में होंगे? इसे एनसीईआरटी ने यहां पे अलग से लिखा नहीं है, पर इसके बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे अगर मैं कहूं इट इज बेटा रेगुलेटेड बाय ACTH, है ना, एंड सेम फॉर दिस आप कह सकते हो। लेकिन आपका जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो कब रिलीज होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म डिपेंड करेगा कि बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, बॉडी में GFR कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ब्लड वॉल्यूम कैसा है। रेनिन जब प्रोड्यूस होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। एंजियोटेंसिन 1 जो होती है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है, तो रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। तो इट इज बेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ रास कह सकते हैं। और डायरेक्टली अगर आपसे पूछें तो ऑब्वियस सी बात है एंजियोटेंसिन 2 के कंट्रोल में है, क्योंकि जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो वो 2 जो होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। जल्दी बताओ, एक थम्स अप दे दो अगर कोई दुखदर समस्या नहीं है। डन। कोई भी पॉइंट्स अगर छूटे हैं तो एनसीईआरटी से कवर करते हैं। पहले रीड करा देती हूं, फिर एडिसन्स डिजीज 2 लाइन लिख ली है। एडिसन्स डिजीज में 2 लाइन एनसीईआरटी की लाइन। देखो डिसऑर्डर्स में इस चैप्टर में सबसे पहला जो आपको एफर्ट करना है वो ये याद करना है कौन सी बीमारी किसकी है। तुमसे पूछे क्रिटिनिज्म किसकी है, तुमसे पूछे ग्रेव डिजीज किसकी है, तुमसे पूछे सिंपल गोइटर किसका है, तुमसे पूछे ड्वार्फिज्म किसका है, तुमसे पूछे एक्रोमेगाली किसका है, तुमसे पूछे एडिसन्स डिजीज किसका है। तो पहला टास्क तो ये है कौन सी चीज तुमने किस ग्लैंड के अंडर पड़ी है। और दूसरा तुमसे पूछेंगे कौन सा हाइपर का कंडीशन है, कौन सा हाइपो का कंडीशन है, क्योंकि सिम्टम्स एनसीईआरटी में सबके नहीं दिए हुए। जैसे इसका भी बस ये दिया हुआ है, वीकनेस आती है और फैटीग होती है, थकान होती है, कमजोरी लगती है। ठीक है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं? एक बार एनसीईआरटी खोलो बेटा अपनी एड्रिनल ग्लैंड की। एनसीईआरटी खोलो अपने एड्रिनल ग्लैंड की बेटा। यस, चलो ठीक है। सब लोगों ने लिख लिया था ना। देखो, आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। किडनी के एंटीरियर पार्ट पे होगी, अपर पार्ट पे होगी। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यूज, 2 प्रकार के टिश्यू है। सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेड्यूला एंड आउटसाइड इट इज कॉल्ड एज एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब बेटा मैं ये अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स ये मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। 2 लाइन है एडिसन्स डिजीज की, पहले आगे पढ़ते हैं। देखो नो नॉट डन बेटा, टेक 2 मिनट्स टाइम और फटाफट से कर लो। मैं 2 मिनट का आपको वक्त दे रही हूं जस्ट बिकॉज यू हैव सेड कि आपने नहीं करा है। ठीक है ना, डन कर लो फटाफट से, डन कर लो फटाफट से। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, फटाफट से कर लो बेटा। जिसका डन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं हुआ है आई एम गिविंग 2 मिनट्स टाइम। बेटा आधी तो चीजें मैंने साथ साथ कराई है यार, आधी चीजें तो मैंने साथ साथ कराई है। डन। रास मैकेनिज्म एक्सक्रीशन में बेटा जाके पढ़ना है आपको। जिसको नहीं पता है रास मैकेनिज्म प्लीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन में पढ़िए बेटा, वहां पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो अब करते हैं बेटा आगे।
एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट्स टू हार्मोन, एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, noradrenaline, norepinephrine. These are commonly called as beta catecholamines. Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind during emergency. किसी भी प्रकार के बेटा स्ट्रेस, किसी भी प्रकार की बेटा इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होती है एंड इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है. These hormone increase alertness, एक्टिविटी बढ़ा देगी, pupil dilation, piloerection, sweating, etc. Both hormone increase heartbeat, strength of contraction, strength of ventricular contractions, मतलब कि पंपिंग ज्यादा होगी, ठीक है ना. Rate of respiration. Catecholamines stimulate breakdown of glycogen, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा रहा है. ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा तो इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड. इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाएगा बेटा, ठीक है. एड्रीनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स को आप बेटा 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं. एक लेयर होता है बेटा जोना रेटिकुलरिस, इनरमोस्ट लेयर. एक लेयर होता है जोना फैसिकुलेटा, मिडल लेयर. एक लेयर होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर. द एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन, जिनको एक साथ मिला के बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स. Corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called as glucocorticoid. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने डायरेक्टली नहीं लिखवाया है बट मैंने ग्लूकोज के बारे में लिखवाया, जिसका मतलब ये ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट. बोला वो कॉर्टिकॉइड जो मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना चाहिए कि नहीं. ग्लूकोज का लेवल बेटा देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. So that is corticoid, glucocorticoid. In our body, cortisol is the main glucocorticoid. Corticoid which regulates the balance of water and electrolyte balance. Obviously बेटा water electrolyte balance, पता नहीं मैं इसमें क्यों बोल रही थी साथ में, क्योंकि ये तो है ही, इसका तो काम ही है, इकलौता काम है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. मिनरल की रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, पानी पीछे पीछे जा रहा है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो हैं जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं. सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, पानी पीछे पीछे जा रहा है, पोटेशियम और फॉस्फेट को बॉडी से एलिमिनेट करा रहे हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं, ये लाइपोलाइसिस करवाते हैं, प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं, इनहिबिट द सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. Cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system as well as kidney function. ये वाली लाइन एडिशनली बेटा ये कार्डियोवैस्कुलर आपकी हार्ट की एक्टिविटी और आपके किडनी फंक्शंस को भी रेगुलेट कर सकती है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन एंड सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को सप्रेस करती है. कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है, इराइथ्रोपोइसिस प्रमोट कर रही है. Aldosterone acts mainly at the renal tubules and stimulate reabsorption of sodium and water. इसीलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड है बेटा और इसीलिए वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रही है. एंड एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट एंड पोटेशियम. Thus it helps in maintenance of electrolytes and body fluid volume, osmotic pressure, blood pressure. Small amount of androgenic steroids, steroids के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, are secreted by adrenal cortex that plays an important role in axial hair, pubic hair, facial hair during puberty. Even the facial, all kind of hair pattern distribution जो होता है, जो यूजुअली आप देखते हो हमारे हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करते हैं, वो बेटा ये वाले हॉर्मोन्स जो रेटिकुलरिस से प्रोड्यूस होते हैं यहां से कंट्रोल्ड होते हैं. ये पैराग्राफ में बेटा एक कहानी दी हुई है, हमने ऐसे टेबल वाइज की है, वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर. एक सिंगल डिसऑर्डर बेटा जो इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है, दैट इज एडिसन्स डिजीज. एंड बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी, एडिसन्स डिजीज. पहली बात तो एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है. एड्रिनल ग्लैंड में भी ये प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है या कम सिक्रीशन हो रहा है. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो अंडर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स. और पता है बेटा मेनली यहां आपके कॉर्टिसोल की कमी हो रही है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी हो रही है. लेकिन ओवरऑल एनसीईआरटी ने ये कहा है तो हम कॉर्टिकॉइड्स की ही कमी ओवरऑल बोल रहे हैं कि कॉर्टिकॉइड्स अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, अंडर सिक्रीशन, अंडर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल. मेनली ये दोनों अफेक्ट होते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी वाला याद रखोगे
कि कॉर्टिकॉइड्स ही कम हो रहे हैं। अब बोला है जब इनका अंडर प्रोडक्शन होता है तो एक तो सबसे पहली बात समझ में आई, ये हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन है, हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन है। इसकी वजह से क्या होगा, एनसीईआरटी कहती है लीडिंग टू वीकनेस, कमजोरी एंड फिटीग। होगा ना बेटा, आप खुद सोच के देखो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिलके क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड फील होगा, वीकनेस लगेगी, थकान लगेगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं है आपके पास ज्यादा, क्योंकि कॉर्टिसोल का काम है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रही है, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी वीकनेस की, थकान की ऑल द टाइम। सो दिस इज ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ बेटा कॉर्टिकॉइड्स। एनसीईआरटी ने तो दिया हुआ है कॉर्टिकॉइड्स मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, जिससे आपको वीकनेस आ रही है, थकान आ रही है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहेगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डैमेज रहेगा, ब्लड वॉल्यूम बेटा खराब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो वीकनेस एंड फटीग, दिस इज एडिसन्स डिजीज, द ओनली डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें आपको ये याद रखना है बीमारी का नाम क्या है, और हाइपो की कंडीशन है, लेस सिक्रीशन की कंडीशन है। हाइपर की भी कंडीशंस होती हैं बट एनसीईआरटी ने दिया नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्लैंड बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गोनाड्स। गोनाड्स में हमें पढ़ना है टेस्टिस एंड गोनाड्स में हमें पढ़ना है ओवरी, ठीक है। जो ये दोनों ग्लैंड्स है ना बेटा, इनके बारे में वैसे डिटेल्ड कहानी हमें पढ़नी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जूलॉजी इन क्लास 12th। तो टेस्टिस और ओवरी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। बट बेटा यहाँ पे भी पढ़ना तो पड़ेगा कुछ कुछ चीजें जो एनसीईआरटी ने दी है। अब एनसीईआरटी की गड़बड़ ये होती है ना कि वो आधे टर्म्स यहाँ दे देती है, पर बच्चा अभी 11th का है, उसको 12th का नहीं पता है, और एनसीईआरटी को ये भी नहीं पता है कि बच्चा 10th में कुछ पढ़ के नहीं आया है। आधे बच्चे तो कहते हैं नहीं हमने नहीं पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा है ना बेटा उनको कुछ कुछ यहाँ पे जो मेंशन टर्म्स है वो समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो मैं हूं बेटा। तो मुझे कुछ कुछ चीजें यहाँ पे एडिशनली बतानी पड़ेगी, डायग्राम की मदद से आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप 11वीं के स्टूडेंट्स हैं, आपको अभी 12वीं का कंटेंट नहीं पता है। तो इससे बेहतर कि आप रट्टोफाइंग करो, मैं आपको डायग्राम के साथ साथ कुछ चीजें हेल्प करूंगी, बताते हुए चलूंगी, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा टेस्टिस, शुरू करते हैं बेटा टेस्टिस। टेस्टिस इज ऑब्वियसली द गोनाड्स, testis is obviously one of the gonads that you find in case of males. Ovary is a gonad that is found in the female. जब मैं टेस्टिस की बात करती हूं, सो टेस्टिस को पता है क्या बोला जाता है? टेस्टिस को बोला जाता है कि इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज बेटा इट्स अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड की तरह भी काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। मतलब मैं कह सकती हूं इट एक्ट्स लाइक बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑल्सो, इट एक्ट्स लाइक अ ग्लैंड ऑल्सो, ग्लैंड की तरह भी काम करता है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी काम करता है। लेकिन इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है? व्हाई इज इट अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? किसी भी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दर्जा कब मिलता है? वो कोई भी बेटा स्ट्रक्चर जो गैमीट बनाता है। फीमेल में कौन बनाता है? ओवरी। क्या गैमीट होती है? ओवा या एग। फीमेल्स में ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल्स में टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। वो कोई भी बेटा स्ट्रक्चर जिसमें गैमीट बनता है उसे दर्जा दिया जाता है कि लो तुम हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला? बिकॉज बेटा गैमीट, और यहां का गैमीट क्या है? स्पर्म। यहां का गैमीट क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स, स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स, क्योंकि यहां स्पर्म बनता है, गैमीट प्रोडक्शन होता है, इसीलिए ये क्या है बेटा? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। और जब मैं ग्लैंड की बात करती हूं, बिकॉज सिक्रीट्स हार्मोन, और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है बेटा, ये हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, एंडोक्राइन
ये हार्मोन होता है एंड्रोजन, और मेन टाइप का जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन में भी मेनली जो एंड्रोजन का टाइप है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। मैं एक नोट डाल के एक बात और लिखवाना चाहती हूं, ये बात तो आपको समझ में आ गई, वाई इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, वाई इज इट ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये ओवरी के साथ भी है, इनकी ओरिजिन, ओवरी और टेस्टिस की दोनों की ओरिजिन होती है बेटा मीजोडर्मल। टेस्टिस और ओवरी दोनों की ओरिजिन होती है बेटा मीजोडर्मल ओरिजिन। कैसी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, कैसी होती है बेटा? मीजोडर्मल ओरिजिन। मैं आपको ये भी बता दूं एक नोट डाल के, एक्चुअल में ना मैंने इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में टेस्टिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड ग्लैंड। टेस्टिस इज ऑल्सो बेटा हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ओवरी इज ऑल्सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इनमें डक्ट भी होता है और इनमें बिना डक्ट वाला पार्ट भी होता है। एक्चुअल में इसे हेटेरोक्राइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एंडोक्राइन पार्ट तो हार्मोन बना रहा है, इसका एंडोक्राइन पार्ट तो बना रहा है बेटा हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसके पास डक्ट वाली सिस्टम है जिससे स्पर्म कैरी करके हम लेके जाते हैं, जो आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन में डक्ट होते हैं जो डक्ट कैरी करते हैं स्पर्म्स को, तो डक्ट वाला पार्ट भी है जहां से स्पर्म को कैरी करके लेके जा रहे हैं, और हार्मोन एंडोक्राइन वाला पार्ट भी है जहां से डायरेक्टली आप बेटा हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। एंड द मेन टाइप ऑफ टेस्ट एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरॉन। पहले यहां तक की बात समझ में आई? इसके फंक्शंस तो बहुत इजी हैं, इसके फंक्शंस तो बहुत इजी हैं बेटा। एंड्रोजन्स क्या करते हैं आप देखो ना, मेल्स में जितनी भी आपको मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं वो एंड्रोजन की वजह से है। कुछ ही एक दो पॉइंट्स होंगे जो तुम्हें नहीं पता होंगे बेटा, मैक्सिमम तुम्हें पता है, लेकिन यहां बेटा बात एक और करनी है जो एनसीईआरटी ने एक दो बातें दी हुई है, जैसे सेमिनिफेरस टिब्यूल एक मेंशन किया हुआ है, जैसे इंटरलोब्यूलर स्पेस मेंशन किया हुआ है, जैसे लेडिक सेल्स नाम मेंशन किया हुआ है। तो ये आपको नहीं समझ में आएगा अगर हम डायग्राम बना के ना समझे, ठीक है। अच्छा देखो, टेस्टिस और ओवरी में एक और फर्क है कि जो गोनाड्स मेल के होते हैं दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, वेराज फीमेल की जो ओवरी है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर होती है, क्योंकि फीमेल्स को एज सच कोई नेसेसरी नहीं है कि उसका जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, लेकिन मेल्स का जो टेस्टिस होता है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज प्रेजेंट विद इन अ सैक, विद इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। क्योंकि स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर बन रहे होते हैं उसे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्म की जनरेशन, फ्रॉग में भी पढ़ चुके हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो इवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है हमारा कि मेल्स में टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। कुछ बातें हम लिखते हैं बेटा आगे, तो हम लिखने जा रहे हैं एक पॉइंट दैट टेस्टिस इज प्रेजेंट। टेस्टिस पहली बात तो 1 पेयर है, ऑब्वियस सी बात है, and it is beta located outside abdominal cavity, within a pouch called scrotum, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो आप डायग्रामेटिकली भी देखना चाहो तो ऐसा होता है बेटा कि आप 12th क्लास में तो पढ़ेंगे। सो दिस इज स्क्रोटम, इनसाइड्स अगर आप देखेंगे बेटा स्क्रोटम इज अ सिंगल पाउच, बट इंटरनली तुम देखोगे तो इंटरनली इसके बेटा 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। When you see the scrotum from the inside, मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगी भी, so it has 2 compartments अंदर से। So इधर there is 1 testis and इधर there is 1 testis, ठीक है ना। So this is
scrotum and these are testis. ठीक है ना, इंटरनली स्क्रोटम के आपको ये 2 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, ये क्यों लोकेटेड आउटसाइड है? वाई इट इज लोकेटेड आउटसाइड? टू मेंटेन 2 to 2.5 degree Celsius lower temperature, 2 to 2.5 degree Celsius lower temperature than body temperature. Than body temperature. 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, एंड दिस इज द रीजन. और ऐसा क्यों चाहिए होता है? एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. गैमीट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है ये, नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा. गैमीट फॉर्मेशन इंपैक्ट हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी. अब देखो एनसीईआरटी ने ना 1-2 चीजें और दे रखी है जिसके लिए मुझे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हें थोड़ा सा बताना पड़ेगा. बेटा पीएचडी यहाँ पे नहीं करनी है, 12वीं में भी पढ़ना है ना. तो यहाँ एक छोटी सी बात जो एनसीईआरटी की है वो मैं बताना चाहूंगी. अगर आप टेस्टिस का सेक्शन, आप टेस्टिस को अगर अंदर से देखें, बनाना है, ये आपको बनाना है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस नहीं समझ में आएंगी. बेटा अगर हम टेस्टिस को अंदर से सेक्शन देखें ना, तो टेस्टिस के अंदर ना कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे. ये हम 12वीं में पढ़ेंगे. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं इन्हें. टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं. आपको इससे अभी मतलब नहीं है, मैं अंदर आपको टेस्टिस के कुछ स्ट्रक्चर्स बता रही हूं. ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ. इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. हम कह रहे हैं कि यार टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, पर टेस्टिस में एग्जैक्टली स्पर्म बनते किधर हैं? एग्जैक्टली कहां बनते हैं? टेस्टिस के अंदर तो बहुत कुछ है. एग्जैक्टली स्पर्म टेस्टिस के अंदर कहां बनते हैं बेटा? एग्जैक्टली स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा, जिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या नाम होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अगर मैं देखूं तो फ्रॉम इनसाइड आप देखोगे अंदर से टेस्टिस हैज स्ट्रक्चर्स या coiled structures called as seminiferous tubule. इन coiled structures को क्या बोलते हैं? seminiferous tubules. अंदर जो coiled structure है उन्हें क्या बोलते हैं? seminiferous tubules. ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एनसीईआरटी बेटा नहीं तो पल्ले नहीं पड़ने वाली अगर हम यहाँ ये छोटी मोटी बातें नहीं बताएंगे. और यहीं पे बेटा थोड़ा पढ़ के जा रहे हो तो 12वीं में बेटा नाम बदनाम नहीं करना है, पढ़ के जाना है. टेस्टिस को मैंने अंदर से देखा तो मैम मेरे को कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह रही हूँ. एक्चुअल में यही स्पर्म फॉर्म होता है. अब मैम इसको भी क्या आप दिखाओगे? बेटा 12वीं में तो आपको और डिटेल में पढ़ना है. 12वीं में तो आपको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी कि यार भैया किसका क्या नाम होता है. पर अगर बेटा मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ना सेक्शन देखती हूँ ना, इसको कट करके देखती हूँ. अच्छा बेटा याद आ रहा है कुछ एंड्रोजन्स को? अच्छा तुमने पढ़ा है अभी? हाँ तुमने पढ़ा तो है बेटा. तुम्हें मैंने पिट्यूटरी हार्मोन्स में पढ़ाया था ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स. तो मैंने तुम्हें बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं. ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ICSH जो होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, ये आपका क्या करता है बेटा? लेडिक सेल्स पर एक्ट करता है और लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स बनाते हैं. एक्चुअल में जब आप एंड्रोजन्स बोल रहे हो, मेल हार्मोन बोल रहे हो, तो एग्जैक्टली मेल हार्मोन कहां बन रहा है? जैसे स्पर्म कहां बन रहा है, क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, ये तो आपको दिख गया. बट हार्मोन कौन बना रहा है? हार्मोन बनाते हैं कुछ सेल्स, वो लेडिक सेल्स. मैम वो कहां है? वो तो हमें दिख ही नहीं रहे हैं. अगर आप इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देखते हो ना बेटा, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देखते हो तो बस एक लास्ट मैं बता रही हूं ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए एनसीईआरटी वाली. एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ऐसा दिखता है बेटा, कुछ ऐसा दिखता है बेटा. कुछ
देखो ये जो पिंक कलर से मैंने बनाए इन्हें समझो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इन्हें समझो कि ये क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसके अंदर बेटा स्पर्म बन रहे होते हैं, ये आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल है। आप देखोगे ना, अगर अभी तो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं बट इसके अंदर ऐसे स्पर्म बने हुए होते हैं बेटा, ये स्पर्म्स है, एक्चुअल में ऐसे स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है ना सब में। इसके बाहर का जो स्पेस होता है ना, आउटर स्पेस, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरलोब्यूलर स्पेस। लोब्यूल्स के बीच बीच का स्पेस है ना, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच, इंटरटिब्यूलर स्पेसेस, इंटरटिब्यूलर स्पेसेस, इंटरटिब्यूलर स्पेस, ये पूरा इंटरटिब्यूलर स्पेस है या स्ट्रोमा भी बोलते हैं। तो ये जो पूरा इंटरटिब्यूलर स्पेस है ना, जो टिब्यूल्स के बीच बीच में, इसीलिए इंटरटिब्यूलर या इंटरस्टिशियल स्पेस, या एनसीईआरटी ने दिया होगा कि यहां होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है ना। इसमें कुछ सेल्स होते हैं बेटा जिन्हें आप बोलते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स यहां होते हैं बेटा। देखो बेटा ऐसा लग रहा होगा कि हम 12वीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना 12वीं में हम एक्चुअल में पूरा पढ़ाते हैं इसे। आगे तो तब मैं तुम्हें ना इसको भी जूम करके बना के बताऊंगी कि ये कैसा दिखता है और इसमें स्पर्म कैसे बनते हैं। अभी तो बेटा देखो, नहीं तो एनसीईआरटी की भाषा नहीं समझ में आएगी ना बेटा। मैं मजबूर हूं कि मुझे तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा बेटा, नहीं तो तुम रट्टा करोगे यार, है ना। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने कहा टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर, बाहर है बॉडी के। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए होता है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करने के लिए। फिर मैंने कहा कि यार अगर मैं टेस्टिस को अंदर से देखूं तो उसमें कुछ कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन कॉइल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस नाम ही आया है जहां आपकी स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। मैम जब मैंने सेमिनिफेरस टिब्यूल का सेक्शन उठा के देखना चाहा तो मैंने देखा यार सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर अंदर तो स्पर्म बन रहा होता है, लेकिन उसके बाहर का जो स्पेस है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं या इंटरलोब्यूलर स्पेस बोलते हैं, इसके स्पेस के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा क्या करते हैं, हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। यहां मामला आता है टेस्टोस्टेरोन का। जिस सेल का, देखो इसका नाम इंटरस्टिशियल सेल क्यों पड़ा, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंटरस्टिशियल सेल। या फिर लेडिक सेल, क्योंकि यही तो वो सेल है ना बेटा जिस पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट कर रहा था, और फिर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था बेटा, प्रोड्यूस एंड्रोजन। बेटा बहुत मेहनत मैंने आपको करी ताकि आप अच्छे से एनसीईआरटी के 2 लाइन को समझ पाएं। और अब हम करने जा रहे हैं एंड्रोजन का फंक्शन। मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई भी दुख, दर्द या समस्या? डन 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 बता दो, जल्दी बताओ। किसी को कोई दुख दर्द समस्या? अच्छे से समझ में आया बेटा? एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से समझ में आई? एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से समझ में आई? एनसीईआरटी की लाइन तो बेटा अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको कि एनसीईआरटी की लाइन है क्या। तुम्हें जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया अच्छे से? अब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बड़ी बड़ी इजी लगेगी, ठीक है। करें एंड्रोजन का फंक्शन, एंड्रोजन का फंक्शन करें। देखो कमेंट्स ऑफ कर रही हूं। एक्चुअल में अब हमें फंक्शन देखना है और एंड्रोजन का फंक्शन बहुत इजी है। जो कंसेप्चुअल ज्यादा चीजें थी वो यही थी। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन तो बहुत इजी है बेटा, फंक्शन ऑफ एंड्रोजन ये तो बहुत इजी है। आपको मेल्स में मैक्सिमम जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजन। देखो 1 by 1 लिखते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करती है, स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, प्रमोट्स
स्पर्मेटोजेनेसिस। ये नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। मेल्स में जो मैस्कुलिनाइजेशन है, आप मेल की बॉडी टाइप देखो, मैस्कुलिन बॉडी, मैस्कुलिनाइजेशन इज बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन। मेल का जो वॉइस है, भारी आवाज होती है, पिच ऑफ वॉइस जो होती है उनकी लो होती है, तो ये जो लो पिच वॉइस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजन। लो पिच वॉइस इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजन, ठीक है ना। फिर मेल्स में अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, कोई नई बात नहीं बता रही हूं, मैक्सिमम आपको पता है। अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, दाढ़ी मूछ जो आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बियर्ड एंड मुस्टैच, बियर्ड एंड मुस्टैच, ठीक है बेटा। मेल्स में टेस्टिस के अलावा भी तो कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे। मेल्स में टेस्टिस के अलावा कुछ मेल में एसेसरी ग्लैंड्स होंगी। आप पढ़ोगे इन ग्लैंड्स के बारे में 12वीं में, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, नाम अभी याद नहीं रखने हैं सारे, पर इन ग्लैंड्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या जो डक्ट्स आप पढ़ोगे, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, इन डक्ट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बेटा इसके कंट्रोल में होती है। कंट्रोल्स दी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे लिख लो, ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी ducts like vas deferens, glands like seminal vesicle, prostate gland, etc. ठीक है। फिर इसके अलावा इराइथ्रोपोइसिस, बेटा मैंने बताया था ना, मेल्स में एंड्रोजेंस इराइथ्रोपोइसिस भी करवाते हैं, प्रमोट इराइथ्रोपोइसिस। मेल सेक्सुअल बिहेवियर, तो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है वो अलग प्रकार का होता है, जो मेल्स में सेक्सुअल बिहेवियर दिखता है वो अलग प्रकार का होता है। सो मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए एक टर्म यूज करते हैं, लिबिडो। सो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है एंड्रोजन बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड्रोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा अग्रेसिवनेस। आपको पता है, अब आप कहोगे कि मैम ऐसा थोड़ी है, अग्रेसिवनेस तो मैम किसी के साथ भी हो सकती है। अग्रेसिवनेस और भी फैक्टर से कंट्रोल होती है, बट वन ऑफ द फैक्टर्स इज बेटा एंड्रोजेंस। आपको पता है बुल्स जो होते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। अब बुल्स से बेटा खेत नहीं जुतवा सकते हो ना, उनसे काम नहीं करवा सकते हो, बट बुल्स का टेस्टिस अगर रिमूव कर दिया जाए, बुल्स को बुलॉक में कन्वर्ट करके फिर उनसे बेटा खेत जुतवा सकते हैं। उनकी अग्रेशन को कम करने के लिए कैस्ट्रेशन कर दी जाती है। कैस्ट्रेशन क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, क्योंकि ऐसा माना जाता है दैट दिस मेल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अग्रेसिवनेस, ठीक है ना। इसके अलावा ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म करती है बेटा। एनाबॉलिज्म का क्या मतलब बताया था? फॉर्मेशन। एनाबॉलिज्म का क्या मतलब बताया था? फॉर्मेशन। दैट्स इट बेटा। एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे आप, फटाफट से ही कर लो। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है ना। डन कर लो फटाफट से, डन कर लो। एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा, बस इतना ही करना था आपको, इसमें बस इतना ही है बेटा। एंड मैक्सिमम पॉइंट्स बेटा हम जानते हैं।
मेल्स का हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन हमसे अलग होता है, मेल्स का पिच ऑफ वॉइस हमसे अलग होता है ना. सो ऑल दीज डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ द एंड्रोजेंस. ठीक है, मैस्कुलिन बॉडी उनकी जो दिखती है ना. मुझे बता दो, डन कर लिया है तो एनसीईआरटी रीड कराऊं? इसमें जो समझने वाली चीज थी, जिसमें तुम्हें थोड़ी सी समस्या होती, वो मैंने तुम्हें अच्छे से डायग्राम से समझा दिया है. अब मैं एनसीईआरटी से तुम्हें दिखा देती हूं. बेटा मस्कुलर बॉडी, मैस्कुलिनाइजेशन का मतलब जो मस्कुलर बॉडी तुम्हें मेल्स में दिखती है एज कंपेयर टू फीमेल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजेंस. वैसे भी प्रोटीन फॉर्मेशन करा रहे हैं ना, मसल प्रोटीन चाहिए तुम्हें, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का तो फॉर्मेशन ही करा रहे हैं, एनाबॉलिज्म ही करा रहे हैं, है ना. आपको पता है, इसी बात पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि एंड्रोजेंस मसल बिल्ट में हेल्प कर रहा है ना आपके. तो आप 12वीं कक्षा में एक टॉपिक पढ़ोगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसमें मैं आपको ड्रग्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी. ठीक है ना, ड्रग्स एंड अल्कोहल. तो ड्रग में कुछ ड्रग्स होते हैं, आपने बेटा न्यूज वगैरह में भी सुना होगा ना, एथलीट्स मिसयूज करते हैं ड्रग्स का, फिर वो ड्रग टेस्ट में पकड़े जाते हैं. तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जिन स्टेरॉइड्स का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में आपकी ये एंड्रोजेंस है, सिंथेटिक ड्रग्स, जिनका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, मसल बिल्ड करी जाती है. समझ में आ रही है बात? यस, ठीक है ना. लिबिडो इज अ टर्म दैट वी यूज फॉर द सेक्सुअल बिहेवियर. ठीक है ना. यस, अग्रेसिवनेस बढ़ाने के लिए, अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऐसे ड्रग्स का बेटा यूज किया जाता है. ठीक है ना. यस, चलो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं टेस्टिस के लिए. छोटी सी एनसीईआरटी की रीडिंग है. ठीक है ना, छोटी सी एनसीईआरटी की रीडिंग है. चलिए जी. यस, a pair of testis is present, a pair of testis is present in the scrotal sac outside the abdomen of male individuals. ठीक है. Testis perform dual functions as a primary sex organ as well as an endocrine gland. Testis is composed of seminiferous tubule and stromal और interstitial tissue. अब आपको confusion नहीं होगी कि क्या होता है stromal tissue, क्या होता है interstitial tissue, क्या होता है interstitial space. ठीक है. The Leydig cells और interstitial cells are present in the intertubular spaces. अब आपको ये भी पता है intertubular space क्या है, क्योंकि मैम ने बताया था एक होते हैं seminiferous tubule, और seminiferous tubule के बाहर ये हो गया stromal tissue या इंटरस्टिशियल टिश्यू जो इंटरस्टिशियल स्पेस में है, और इसके अंदर हो गए मैम इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स. तो लेडिक सेल्स की लोकेशन या तो बोल दो इंटरस्टिशियल स्पेस में है, और या तो बोल दो लोब्यूलर, इंटरट्यूब्यूलर, लोब्यूलर नहीं, इंटरट्यूब्यूलर. इंटरट्यूब्यूलर क्यों बोला, क्योंकि ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में है. एंड दे प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस. मेनली जो एंड्रोजन है दैट इज बेटा टेस्टोस्टेरॉन, है ना. एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मेच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक एपिडिडाइमिस. बेटा ये नाम हमने लिखे नहीं है पर ये हम पढ़ेंगे. एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा. ये कुछ कुछ डक्ट्स हैं जो या तो स्पर्म को कैरी कर रही हैं, और कुछ कुछ बेटा क्या है आपकी, क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स है जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं कुछ ना कुछ. हम पढ़ेंगे इनके बारे में. दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ. मसल ग्रोथ कर रही है, इसीलिए तो बेटा मैस्कुलिनाइजेशन है ना, मैस्कुलिनाइजेशन है. और क्या बेटा, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर. हमारा जो फेशियल हेयर है और जो मेल का फेशियल हेयर है बेटा, वो पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है. मेल्स में जो बियर्ड आती है, मेल्स में जो बेटा आपकी क्या बोलते हैं मुस्टैच आती है, ऐसी फीमेल्स में नहीं आती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द एंड्रोजेंस. ठीक है. अग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है लो पिच ऑफ वॉइस, प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है बेटा ये. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी कि बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, है ना. अब बेटा और क्या कर रहा है, androgens also act on the central nervous system and it influences the male sexual behavior, libido. इसका anabolic यानी कि फॉर्मेशन करना, सिंथेटिक मतलब बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना. तो इसका anabolic इफेक्ट होता है ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म.
ठीक है, चैट्स आपकी बंद रहे वही अच्छा है। आगे बेटा आपको छुट्टी लेनी है तो आप जाओ, वैसे भी मुझे कमेंट्स तो दिख नहीं रहे। वी हैव 10 मिनट्स टाइम, एटलीस्ट मैं ओवरी का इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। ओवरी इज द लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें जीआई ट्रैक्ट के कुछ हार्मोन्स पढ़ने हैं और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ चैप्टर तो एक लेक्चर 1.5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तपस्या सीरीज हमें करनी है ना बेटा, न्यूरल और केमिकल की कंबाइन करनी है, तो 2 लेक्चर्स में ये खत्म। फिर हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स बचेंगे। एनिमल किंगडम पहले करेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, ठीक है ना। आते हैं बेटा ओवरीज पे। ओवरी के बारे में कहा जाए, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओवरीज की बात की जाए तो ओवरीज आर 1 पेयर present inside abdominal cavity, 1 pair present inside abdominal cavity। और ओवरीज भी बेटा एक्ट करती है, ओवरीज भी बेटा, ओवरी एक्ट एज जस्ट लाइक बेटा टेस्टिस, और इसको भी बेटा मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इसमें भी डक्ट वाला पार्ट होता है जो गैमीट को कैरी कर रहा है ना। डक्ट वाला पार्ट फैलोपियन ट्यूब बेटा क्या कर रहा है, ओवा को कैरी कर रहा है, और एंडोक्राइन वाला पार्ट हार्मोन को बेटा प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज बेटा ईस्ट्रोजन। ठीक है, मैंने कहा इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो, किसी को भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तभी बोलते हैं व्हेन बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और यहां पे गैमीट क्या है बेटा, ओवा। यहां गैमीट क्या है, ओवा। और इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म की फॉर्मेशन, वैसे oogenesis होता है बेटा ओवा या एग की फॉर्मेशन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, परफेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ हार्मोन ईस्ट्रोजन। लेकिन ईस्ट्रोजन के अलावा देखो, ईस्ट्रोजन के अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एनसीईआरटी ने तो इन्हीं दोनों का डिस्कशन करा है, बट बेटा इसके अलावा भी हार्मोन्स होते हैं, बट हमें एनसीईआरटी वाला ही पढ़ना है। तो ईस्ट्रोजन भी है इसके पास, और इसके पास क्या है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन भी है। लेकिन ईस्ट्रोजन कहां से प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरॉन कहां से प्रोड्यूस होता है, ये मैं आपको बताती हूं। पहले यहां तक नोट करो, पहले यहां तक नोट करो बेटा। डन 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 कर लो। डन, आई होप डन हो गया होगा। आज मैं इसके आगे बेटा कंटिन्यू नहीं कर रही हूं, बट मैं एक चीज होमवर्क में देके जा रही हूं, दैट इज दिस पेज। दिस इज सेक्शन ऑफ ओवरी। जिसके पास जूलॉजी मेडिजी है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उनकी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बेटा हेल्प कर दी है। मेडिजी का मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ, तो आप ये जरूर बना के आइएगा। जिसके पास है वो मेडिजी से देख के बना लेना, या मेडिजी से पढ़ सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, किताब सपोर्ट के लिए होती है ना, सपोर्ट ही लो। तो मेडिजी का एक स्क्रीनशॉट है बेटा, सेक्शन ऑफ ओवरी, इसको जरूर बना के आना, क्योंकि अगले दिन ये डायग्राम, अगले लेक्चर में ये डायग्राम बहुत हेल्प करेगा मुझे आगे कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। मैं आगे इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 5 मिनट में मैं ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं सकती। दिस इज द सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर oogenesis कैसे हो रही होती है उसका बेटा एक सेक्शन है। ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ दे रही हूँ, आप बना के आ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ओवरी
को डिलीट कर देते हैं। एक दो बातें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब मेरी क्लास जो है लंबे ब्रेक के बाद होगी, ठीक है ना। जो मेरी क्लास है वो थोड़े से लंबे ब्रेक के बाद होगी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता के जाती हूँ। इस ब्रेक के दौरान आप क्या करना, कोई ना कोई क्लास आपकी जरूर लग जाएगी, बट द नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे आई विल नॉट बी टेकिंग योर क्लास बिकॉज आई वोंट बी अवेलेबल, ठीक है ना। तो 2 क्लासेस में मैं नहीं रहूंगी, बट मैं जिनको भी क्लास दूंगी मैं उनसे क्लास वापस ले लूंगी, ठीक है। अगर आपके प्यारे प्यारे जग से न्यारे रुपेश सर ले रहे होंगे तो रुपेश सर से ले लूंगी, अगर कोई और बेटा क्लास ले रहे होंगे तो उनसे क्लास रिटर्न ले लूंगी, बट जैसा भी होगा बेटा आपको इन्फॉर्म्ड होगा, ठीक है ना। क्योंकि ना रिकॉर्डेड में देना नहीं चाह रही थी कि रिकॉर्डेड सेशन दे दूं, और ऑनेस्टली बताऊं तो रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं था बेटा, क्योंकि ना इतने बैचेस पैरेलली रन कर रहे थे कि रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं एक तो आपको रिकॉर्ड करके दे देती, है ना। तो अब बेटा हम बहुत लंबे ब्रेक के बाद मिलेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तो काफी लंबा ब्रेक हो जाएगा। भूल मत जाना ये सारे टॉपिक्स बेटा जो हम पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ लिए हमने, क्योंकि यहीं से आगे हमें कंटिन्यू करना है। और उसके बाद तो वैसे भी हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर्स बचेंगे, एनिमल किंगडम एंड बायोमोलिक्यूल्स। 11th का सिर्फ 2 चैप्टर्स बचेगा, एनिमल किंगडम एंड बायोमोलिक्यूल्स। हैप्पी दिवाली आप सबको भी बेटा। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ है कि दिवाली सेलिब्रेट जरूर करें, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, ताकि आप मन तो आपका बेटा नहीं तो फेस्टिवल में लगा ही रहेगा ना, तो आप इससे अच्छा कि आप बैठे बैठे स्ट्रेस लें और अपना कॉर्टिसोल बढ़ाएं, आप थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन जरूर करें बेटा, इट्स ओके, यू विल फील हैप्पी, है ना। तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जो अगली दिवाली हो ना वो आपकी सच में बहुत अच्छी वाली दिवाली। अब आप कहोगे कि मैम ये वाली दिवाली के लिए तो पहले बोल दो, देखो ये वाली दिवाली अच्छी होगी लेकिन आपको साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। और इसकी अगली दिवाली भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में आप होगे, लेकिन इससे थोड़ी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप हो सकते हो। सिर्फ उन बच्चों के लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा जिन्होंने 11वीं भी खराब करके गए होंगे, और इस पॉइंट पे तो 12वीं का भी सिलेबस खत्म होने वाला होता है ना, 2-4 लेक्चर्स बचे होते हैं। तो आपकी दिवाली ये वाली या आगे वाली बेटा डिपेंड बहुत ज्यादा करती है कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। अगर आप खुद सोच के देखो कि आपने मस्त पढ़ाई की होती ना बेटा, तो आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं कर रहे होते इंजॉय करने में। ज्यादा स्ट्रेस वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट किया होता है, बट इट्स ओके बेटा, जो हो गया तो हो गया, उसको तो कोई बदल नहीं सकता है। जो आने वाला है उसको हम बेटर कर सकते हैं, है ना। जो चला गया उसको वी कैन नॉट चेंज, जो समय बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला समय है उसको हमेशा बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, और बेटर तभी होता है जब हम बातें कम करते हैं, एक्शंस में वो दिखना चाहिए, है ना, एक्शंस में वो दिखना चाहिए। तो मस्त दिवाली एंजॉय कीजिए, और बेटा हैप्पी दिवाली मनाइए, और हैप्पी हैप्पी पढ़ाई कीजिए। हम मिलेंगे बेटा बहुत लंबे ब्रेक के बाद, ठीक है ना। यस, सॉन्ग क्या सुना है, दिवाली का गाना तो मैं आपको बेटा सुना चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आज मैं गाना जो गा रही थी बेटा, लेकिन वो सैड गाना है, वो हैप्पी दिवाली वाला गाना नहीं है, लेकिन मैं सुना देती हूँ क्योंकि वही मुझे याद आ रहा है। तो वो गाना का बोल कहाँ से है वैसे, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, ना 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 na 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 na, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna do it, kya? I wanna grow up once again. वो युगल वो, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na. देखो, give me another chance, you have chance, you have pretty good chance, you are in 11वीं, you have बहुत सारा चांस एंड बहुत सारा टाइम। कृपया करके इस चीज को जल्दी से जल्दी रियलाइज करें बेटा। आपकी आने वाली जो जिंदगी है वो आपके आज किए हुए कर्मों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मैं नहीं कह रही हूं बेटा, मैं तो जेन्युइनली आप लोगों को कह रही हूं, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी आप लोगों को ये कुछ चीजें बताने की इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोशिश करती हूं कि डेफिनेटली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इज नॉट द ओनली ऑप्शंस, यू हैव बेटा plenty of options
एंड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स जहां आप देखते हो कि जरूरी नहीं है कि यही फील्ड चुनोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, फील्ड में जाने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। एक व्यक्ति जो नॉर्मल बीएससी करे, एमएससी करे, एमबीबीएस करे, इंजीनियरिंग करे, जो आप कर रहे होते हो उसमें आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेटा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड यू हैव टू कीप गोइंग, आपको लगातार बने रहना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ऐसा बच्चा होता है ना बेटा, वो किसी भी फील्ड में जाएगा तो एक्सेल ही करेगा। और एक चीज अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो बेटा, अपने आप को भी आप ही को अपलिफ्ट करना है, और जब आप अपलिफ्ट होते हो ना तो आप अपनी फैमिली को भी साथ में अपलिफ्ट करते हो, ठीक है ना, सारे प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है बेटा, अपने मन में ये सोचिए कि ऐसा काम करूंगा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बहुत बड़ी फ्रीडम आती है बेटा। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, एक समय के बाद होंगे, इतनी जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बट ये गोल लेके चल सकते हो। गोल्स तो हमेशा होने चाहिए, छोटे बड़े गोल्स हमेशा होने चाहिए, क्योंकि जब आप गोल्स के साथ चलते हो तो आप उस पर मेहनत करते हो, क्योंकि आपको वो दिख रहा होता है कि मुझे वो अचीव करना है। और मैं क्यों कह रही हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ बहुत बड़ी फ्रीडम आती है, आपको लोग वैल्यू करने लगते हैं, आपको लोग समझते हैं, ठीक है ना, आपकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं कई लोग, सही बताऊं तो, है ना, घर में भी बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो ऑलवेज सेट गोल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ना सही, कुछ ना कुछ गोल्स हमेशा लाइफ में सेट करके रखो। और ये नहीं होता है कि एक गोल अचीव कर लिया तो आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब देखो, हमेशा ये फीलिंग रखा करो कि नहीं, मैंने अच्छा किया है, उसको बेटा जरूर रियलाइज करो कि मैंने अच्छा किया है, बट देन एम फॉर द नेक्स्ट थिंग, एंड दिस इज हाउ वी कीप गोइंग। तो जीवन ऐसे ही चलता रहता है ना, एक नया टारगेट, एक नई अचीवमेंट, बट देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग रहनी चाहिए, रेस्टलेस वाली फीलिंग नहीं रहनी चाहिए, हमेशा भागे पड़े हैं। ये मैं भी सीखना चाह रही हूँ बेटा, ठीक है ना, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न। चलो मिलते हैं बेटा आगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा।